कि आपको मधुमेह हो जाए, आपको की विशेष रूप से कुछ ध्यान रखनी पड़ती है। तो इन सब बातों पर मैं डॉक्टर राजेश जी को निमंत्रित करूंगा कि वो कुछ जनरल आंख की देखभाल के बारे में और विशेष रूप से मधुमेह में हमें क्या ख्याल रखना है, कब कितने दिन पे जांच कराना है, क्या जांच होने चाहिए, इस विषय पे हमारे मधुमेहियों को बताएं, उनके ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे कि वो अपने जीवन में इन बातों को अमल में ला करके अपना जीवन अच्छे से जी सकें। डॉक्टर राजेश, yes, over to you. Yeah, thank you, welcome you all. Good morning, very good morning. So इससे पहले मैं कि मधुमेह के बारे में बात करूं, I'll just start with a little bit of computerized syndrome also. I hope it should be okay with you all. Okay, and if there is आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं अपना? अभी करता हूं सर। My God, sir. Are you getting the option to share the screen? Yeah, just do that now. Okay. Can you guys see? Yeah. It's okay now. It's visible. Right, sir. So I'll just start with computer vision syndrome also. So and then before that, अगर मेरा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। So as you all know that अगर आज के तारीख में तो हम लोग each and everything मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो कुछ भी होने दीजिए कि अगर कुछ देखना है चलो we don't use our mind, we use चलो एक मोबाइल में देख लेते हैं, गूगल कर देंगे। So anything and for everything we started using mobiles or laptops, and so this is really a concern। आंख के लिए तो एक सोचने वाली बात हो गया कि जैसे कि मैंने बताया कि सोशल करना, आपको एंटरटेनमेंट अगर मूवी देखना है चलो मूवी अभी टीवी में देख लेंगे, नहीं तो कंप्यूटर में देखेंगे। तो एज आई सेड एनी इंफॉर्मेशन इस सब में हमारा मोबाइल का यूसेज जो है, या और लॉकडाउन में तो और कुछ काम ही नहीं है तो चलो यही देख लेंगे, मोबाइल देखेंगे। तो आई थिंक दैट्स लिटिल बिट कंसर्न नाउ। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट wave I am talking about. This is about the increase in the usage of the screen by any individual, and depending upon the country also, China, United Kingdom, Spain, Italy. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सिम्टम्स इसमें आपको है, अगर देन ओनली वी हैव टू थिंक, जैसे कि आई स्ट्रेन है या हेडेक है, ब्लड, ड्राई आई है, ये सब फीचर्स ऑफ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। या नेक में कुछ प्रॉब्लम है, अगर ये सब हाँ है तो देन इफ you may be suffering from, as I said, computer vision syndrome or digital eye strain. It's other. So we use computer for work at home. जैसे कि अभी तो लॉकडाउन में तो वर्क फ्रॉम होम है, तो we definitely spend more than 2 hours इसमें कर देते हैं हम लोग। So बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने शुरू हुआ है कि because of the light emitted, blue light emitted by the screen, everything. So our eye cannot tolerate such close activity for prolonged period, because see, we'll be near vision, we'll be seeing the screen for more than 2 hours, 4 hours without break. Definitely that a concern। उसमें क्या हो जाता है कि हमें आई स्ट्रेन, जैसा मैंने अभी बताया कि वो सब सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। So again, to start with, what is computer vision syndrome? Computer vision syndrome also refers to as a digital eye strain. So डिजिटल आई स्ट्रेन जैसा होता है, इसमें हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं कि उधर आपको ड्राइनेस होगा, आपको कंप्यूटर देखने में तकलीफ होगा, नेक पेन या ऑल दोस थिंग्स विल कम। सो अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, नियरली 3 to 10 adults, that is around 29 to 30%, spend more than 9 hours each day on their digital devices, and children, they spend more than 3 hours, about 4 children in 10. So these are all the symptoms where I was talking about। See, redness हो जाता है,
ब्लड विजन नियर में देखते देखते हमारा आई स्ट्रेन होके इधर आई स्ट्रेन, लो बैक एक, हेडेक, बैक एक, neck pain, all this are associated with computerized syndrome. अगेन ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बोले तो पोर लाइटिंग, जो हमारा जो बैठता है द मे बी द लाइट, द वाटेज ऑफ द लाइट मे बी नॉट गुड, और वो स्क्रीन में अगर हम लोग ज्यादा ब्राइट रखेंगे तो उसका ग्लेयर जो आता है वो भी, और हमारा पोस्चर, वी डोंट रियली केयर अबाउट द पोस्चर, जैसा बैठना है वो सब हम लोग कुछ नहीं देखता है। और अगर आपको कुछ विजन प्रॉब्लम है, वी डोंट गो टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वी डोंट गेट इट चेक्ड, ऑल दिस. In addition, recently there is increased concern by the eye care providers by the effect of excess exposure to the blue light. As I said, blue light में तो दो भी होता है कि good part and bad part both भी होता है, तो इसके वजह से we have to be very careful. The light emitted from the screen, there are some disturbances caused in us. So now I'll see the non-visible light and visible lights. Visible lights, UV light या non-visible में या blue light में तो विजिबल लाइट में जो हार्मफुल भी होता है, जैसे नीचे हार्मफुल और बेनिफिशियल भी होता है. तो हार्मफुल में क्या, यूवी लाइट में भी डेवलप्ड ओवर एक्सपोजर टू यूवी लाइट वी डेवलप्ड कैटरैक्ट, एंड देन ब्लू लाइट में तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन. और क्या होता है, और ब्लू लाइट एक्चुअली वी नीड फॉर आवर रेगुलर लाइक स्लीप रिदम वो सब, मगर इट्स एक्सेस या बैड ब्लू लाइट से डेफिनेटली वी विल हैव प्रॉब्लम्स. So blue light emits from the indoor lighting, computer screen, mobile devices, and even the sun also emits a blue light. The light that appears white can have a large blue light. How to, 1 second. Okay. Blue light component exposing the eye to hidden spikes in intensity at wavelength within the blue portion of the spectrum. This wavelength ranges from 380 to 500. How bad the blue light is. The normal blue light in the daylight is essential for, as I said, natural circadian rhythm के लिए, cognitive function के लिए, alertness के लिए, memory, emotion, ये सब में normal blue light हमें चाहिए. However, over exposure, especially at night hours, though everybody अभी तो एक habit हो गया है कि सोने से पहले चलो हम हमारा WhatsApp देख लेते हैं, Facebook देखेंगे, अभी तो free time है हमारा. So that is definitely, it's a very, very, very bad habit. So please don't use your mobile while going to bed. At least 2 hours before आप लोग अपना मोबाइल मत देखिए या स्क्रीन मत देखिए. So as I said, it disturbs the rhythm and normal sleep cycle, causes eye strain and headache. So how to avoid all this? Get a comprehensive eye examination, use proper lighting, minimal glare. So then exercise this 20-20-20 rule. आप सब लोगों को पता रहेगा कि I'll just explain once again. ये 20 मिनट वर्क के बाद आप एक 20 सेकेंड का गैप दीजिए और एक 20 फीट दूर का कुछ कोई ऑब्जेक्ट या कोई विंडो में देखिए, कोई ट्री है, so that relaxes the eye and which prevents so many other complications. And one more, blinking. Blinking, we always, if we have some interesting things is going on, we keep staring at the monitor, we forget blinking. So blinking is very, very essential. We keep blinking, then our tear film will be regular. So as I said, take frequent breaks. At least just take a break, get up, walk. आपका desk के या मैं जाके थोड़ा और जाके आइए. So modify your workstation. That means your chair, your table, the posture, how you have to sit, the light. There are so many things you can change for good. Again, don't overexpose yourself to the digital devices. So this is one picture where I am showing the left image where you can see that all the bad things we do, and right, this is what we are supposed to do. For example, the height of the monitor. The height of the monitor, like it should be right parallel, the upper portion should be as you can see here. See this is the right position, so that we'll keep our head straight, and then neck, head, everything will be straight. So you can see there, this should be in right angle, and the back, it should be straight. And again, your leg should be in 90 degree. So this is all the basic things. I know everybody will be knowing, but
हम क्या हो जाता है, we just tend to ignore all this. This is one slide where it is really important. आप लोग की जैसा बैठना है, this is very very important. More in people who sit for long hours, कि बहुत टाइम आप लोग, जैसे मैंने बताया कि 9 hours 10 hours, more than that they sit on computer. So it's, the posture is very important. So I don't think this is needed now. So COVID and I में तो we have to, so this, I think most of them are doctor here. This is just for the, I thought this I'll be addressing to the patients. तो जैसे कि किसी डॉक्टर के जाना, everyone will have a टेंशन कि जाना या नहीं करके थोड़ा एक घबराहट होता है. ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हर जगह में होता है यहाँ भी हम लोग पूरा सेफ्टी लेके, मतलब सिर्फ not even an eye clinic, wherever you go, any hospital, everybody will definitely take the required precautions, and then only they'll do. Like rest assured, as I told, like the medical profession follow the strict hygiene and disinfectant guidelines. So क्या करना चाहिए उधर, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योरसेल्फ. एंड देयर क्या होता है कि अगर वेटिंग एरिया में यू कैन इम्प्लीमेंट, आप थोड़ा ये सब इम्प्लीमेंट किया तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगी. अगर वेटिंग एरिया से वेट करने से अच्छा है कि आपके टर्न आने तक आप अपना कार में वेट कीजिए, नहीं तो बाहर वेट कीजिए. तो अगर आप क्लिनिक में आएंगे तो आपका टेम्परेचर चेक करेंगे. मास्क एंड एवरीथिंग डेफिनेटली इज अ मस्ट. So doctor will be using their breathing, that slit lamp machines, and wear the mask, and also wear goggles for doctors. This is the coronavirus can definitely it can spread through the eye. Just as far as I know, I think the first case in China where that doctor was detected, he was an ophthalmologist. Unfortunately, वो गुजर गए उसके बाद में. जैसे कि नोज से होता है, माउथ से होता है, हमारा कंजंक्टिवा से भी हो सकता है. इट माइट बी पॉसिबल फॉर कोरोना वायरस टू कॉज द पिंक आई. रेड आई इज वेरी, से डॉक्टर के लिए बताना है तो अगर आपका रेड आई पेशेंट है तो आप जरा ध्यान से, यू बी वेरी केयरफुल बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट. इफ यू कैन आस्क फॉर आरटीपीसीआर आल्सो, बिकॉज द पीपल विथ रेड आई कैन बी इन्फेक्टेड पर्सन विथ कोरोना. So जैसे आपका हाथ धोना या frequent sanitize करना, ये सब, it's very important to remember that although there is a lot of concern about coronavirus, common sense precautions can significantly reduce the risk of getting infected. I know एक साल से आप लोग ये सुन के थके होंगे, फिर भी this is the 3 things what we are supposed to do: sanitize, wear mask, and social distancing. This is the preventive thing. So how to protect patient के लिए, अगर ये डॉक्टर के लिए भी, अगर आप contact lens यूज कर रहे हैं तो better you shift from contact lens to excuse me, glasses. Wearing glasses may add a layer of protection again. Avoid rubbing of your eyes, avoid touching your face, and social distancing as well. So for employees, definitely you screen your employees regularly, take the history, or you just keep a track whether they have any प्रॉब्लम, वेदर दे हैव फीवर है उनको या कुछ कांटेक्ट है, वो ट्रैवल हिस्ट्री है कि कहाँ से आता है, वो सब अगर हम लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा. So I think last time also I played this video. This is one video from Arvind Eye Hospital.
So that was the summary of the whole talk which I was talking about कि computerized syndrome में क्या करना चाहिए या लॉकडाउन में क्या करना चाहिए. So now we'll go about diabetic eye disease and management. So जैसा आप सब लोगों को पता है कि एक type 1 diabetic होता है, type 2 diabetes होता है. Type 10 diabetes is usually diagnosed in children and young adult and was previously known as juvenile diabetic. In type 1 diabetic, the body does not produce insulin. 5% of the people with diabetes have this form of this disease. और बाकी जो type 2 diabetes है ये तो adult में होता है कि उनमें तो there is insulin का production कम रहता है. So this is type 2 diabetes. India तो अभी diabetic का capital होने जा रहा है. जैसे कि पता है कि World Health Organization ने बताया कि 31.7 million people were affected by diabetes mellitus in India in the year 2000. This figure is estimated to rise to 79.4 million. Just imagine कि 3 times fold ज़्यादा होने वाला है कि 2030 में. So ये तो will be by then अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम लोग की डायबिटिक का कैपिटल हो जाएंगे वर्ल्ड में. So this is some slides where says the same thing. The 60 million affected diabetic का है और 1.5 lakh crore. See, this is one thing. इसमें खर्चा डायबिटीज में खर्चा जो हो रहा है कि मतलब दवाई एवरीथिंग में it is around 1.5 lakh crore rupees spent, which is see 32 crores is the what they have allotted in our Indian budget for the health. See, this is much 3 times or 4 more times more than the just the budget which they allocate. So you can see the proportion like how fast we are developing diabetic में इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग so 69.1 million people were living with diabetes in 2015. 79.4 million people have type 2 diabetes. तो उसमें हो जाएंगे 2030 में. So 10.2 adults तो 2015 में मरे हुए डायबिटिक की वजह से. So 16% of all the deaths from type 2 diabetes in 2014 were reported by Tamil Nadu. So diabetes से क्या complication हो सकता है? See, diabetic as you all know कि एक blood vessels related problem से होता है तो anything from head to toe कुछ भी हो सकता है diabetes में, जैसे कि stroke, heart attack है, peripheral artery disease है, आई में तो आपको diabetic retinopathy होता है, cataract हो सकता है, glaucoma हो सकता है कि kidney affect कर सकते हैं, peripheral neuropathy हो सकता है. Almost as I said, हर organ इसमें affect हो सकता है. This is नॉर्मल आई का पिक्चर है कि लेंस इसमें जो डायबिटिक ज़्यादा है फ्लक्चुएट हो रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो
तो लेंस में कैटरैक्ट हो सकता है. दिस इज द विट्रियस and this is the cornea, this is the retina, this is the back portion of the eye is the retina. कि ज्यादातर प्रॉब्लम को हमको रेटिना में होता है. अगर विट्रियस में रेटिना ब्लीड होकर विट्रियस में कलेक्ट हो गए तो विट्रियस हेमरेज हो सकता है. ये ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व में तो प्रेशर ज्यादा हो गया तो हम ग्लाकोमा हो सकता है. सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल पिक्चर ऑफ द आई. सो एज वी सेड, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लाकोमा हो सकता है. डायबिटिक रेटिनोपैथी में तो एज यू ऑल नो कि कॉटनवुल स्पॉट्स होता है, कि एन्यूरिज्म होता है, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, विट्रियस हेमरेज हो सकता है, रेटिनल हेमरेज हो सकता है, हार्ट एक्सीडेंट रहता है, लेंस कैटरैक्टस हो सकता है, प्रेशर बढ़ता है. तो प्रेशर बढ़ने के बाद ऑप्टिक नर्व में प्रेशर होता है, ऑप्टिक नर्व में प्रेशर, देन दे एंड अप इन ग्लाकोमा. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द आई तो डायबिटिक की वजह से हो सकता है. जैसा मैंने बताया कि ऑफ ऑल द कंडीशन इसमें मैक्सिमम इज द डायबिटिक रेटिनोपैथी associated with diabetic eye disease. Diabetic retinopathy is the most common. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी तो बहुत ध्यान देना चाहिए हमें. आई विल टेल यू इन फ्यूचर. सो डायबिटिक रेटिनोपैथी, दिस इज नॉर्मल लेयर्स ऑफ रेटिना. ये जो जैसा मैंने बताया पीछे का पार्ट जो होता है उसको रेटिना कहते हैं हम. दिस इज जस्ट अ normal retinal. Diabetic retinopathy, it means a progressive dysfunction of the retinal blood vessels caused by chronic hyperglycemia. Hyperglycemia की वजह से जो blood vessels में changes होता है, retinal blood vessels में जो changes होता है, इसको हम diabetic retinopathy बोलते हैं. Diabetic retinopathy can be accomplished with diabetes type 1 और type 2. दोनों तरह के में ये diabetic retinopathy हो सकता है. So इनिशियली क्या होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, कोई सिम्टम्स नहीं रहता है हमें. तो पीपल तो नेग्लेक्ट कर देते हैं कि चलो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है. इट इज वेरी बैड एटीट्यूड इसमें. इनिशियली जो अगर हम लोग डॉक्टर को जाके दिखाए, ट्रीटेबल और प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम जो रहता है कि हम लोग उससे अगर टैकल कर पाते हैं तो वी कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू डायबिटिक रेटिनोपैथी. सो इनिशियली ये जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, बाद में ये लोग की विजन लॉस होता है, ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो जाता है. तो आप पूछ सकते हैं कि मैं रिस्क में हूँ कि नहीं, मतलब मैं डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे कुछ रिस्क है, मैं डायबिटिक हूँ. तो चलो देखिए इसमें रिस्क फैक्टर जो क्या क्या होता है. यूजुअली ड्यूरेशन ऑफ डायबिटिक एज तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें अगर हम डायबिटिक एज हमारा 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, इससे वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. अगर हमारा डायबिटिक कंट्रोल में है या ना कंट्रोल, ये भी हमारा डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है. देन कम द हाइपरटेंशन. अगर डायबिटिक के साथ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है, उसमें भी चांसेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा हो जाता है. कि ओबेस, हम लोग ओबेस है, हाइपरलिपिडीमिया है, जैसे कि हाइपरटेंशन के साथ साथ ये सब है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. इफ द पेशेंट इज अ स्मोकर, ये सब रिस्क फैक्टर्स है. सो जैसे मैंने बताया कि पहले द बेस्ट थिंग इज सिलेक्ट करने के लिए तो हमको डायबिटिक एज, जैसे एक स्टडी में बताया जाता है कि अगर मेरा डायबिटिक एज 20 इयर्स है, मतलब मैं 20 इयर्स से डायबिटिक हूँ, मुझे देयर आर एवरी चांसेस दैट 99% चांसेस है कि मुझे कुछ ना कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस हुआ होगा आंख में. इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल नॉट बी एबल टू सी समथिंग और आई विल बी ब्लाइंड और एनीथिंग. एटलीस्ट देयर आर सम चेंजेस रहता ही है कि अगर, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेटर यू चेक योर आईज, डायलेट एग्जामिनेशन कराइए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर जाके मिले करके बोलते हैं. People with diabetes are 25 times more prone likely to become blind than the general population. मतलब जनरल पॉपुलेशन या कुछ और काज से ब्लाइंड होने से ज्यादा 25% चांसेस टाइम्स मोर चांस रहता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो जाए. This is again a same study as I told you कि 28% who had diabetic for less than 5 years to 77.8% in person who had diabetes for more than 15 years. मतलब एटलीस्ट 3 फोल्ड ज्यादा हो गया वहां पे. In a study done by AIOS, All India Ophthalmic Society in 2014,
it varied between 9.23% in freshly diagnosed diabetes less than 6 months and 35.12% at 5 years. इसका मतलब you can see that 9.23% लोग फ्रेशली डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट में भी चेंजेस होता है. तो हम लोग बिगिनिंग से अगर हम लोग डायग्नोज हो गया कि डायबिटिक हूँ मैं, यू शुड मेक इट एन हैबिट दैट इट्स ए करिकुलम कि हम लोग जैसे कि हम डायबिटोलॉजिस्ट से मिलते हैं एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलके डिटेल्ड एग्जामिनेशन कराना इज अ मस्ट. The most significant risk factor in both, as I said, is long duration of the diabetes. बाद में तो अर्ली इन देयर लाइफ की अगर बहुत जल्दी हम डायबिटीज आ गया कि मतलब बिफोर एज ऑफ 40 have double the risk of developing retinopathy. So the person is diagnosed to have diabetes. At the time of diagnosis, 1 to 10 would have nephropathy and neuropathy, and 1 to 20 would have retinopathy. जैसा मैंने अभी बताया कि आपको डायग्नोसिस होने में ही देरी हुआ होगा कि एटलीस्ट 1 in 20 पेशेंट जो रिसेंटली डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट में भी रेटिनोपैथी पेशेंट्स का रेटिनोपैथी होने का चांसेस है. ओबेसिटी, अगर सेंट्रली ओबेसिटी पेशेंट तो डेफिनेटली दे आर एट हाई रिस्क, तो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको ओबेसिटी रिड्यूस करना चाहिए. जो पेशेंट लो फाइबर डाइट लेता है वो भी दे आर वेरी मच प्रोन फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी चेंजेस. एंड एज आई सेड पोर डायबिटिक कंट्रोल, उसका जो HbA1c लेवल मोर देन 8 रहता है, मोर देन 8 रहता है, दे आर डेफिनेटली हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी. उसके साथ साथ में सीरम कोलेस्ट्रॉल चेंजेस जो हो, ये सब डेफिनेटली देयर आर चांसेस them to develop retinopathy. People with combination of, जैसे मैंने बताया, ब्लड शुगर है, डायबिटिक है, हाइपरलिपिडेमिया है, ये सब there are prone to get diabetic retinopathy than the people, than other diabetic or other individuals. अर्ली किडनी डैमेज है उनको भी हो सकता है, एनीमिया पेशेंट में भी होता है. सो ये तो एक जोनल में कितना डायबिटिक प्रिवेलेंस है, डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रिवेलेंस इनफैक्ट. सो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में इट इज मोर देन 125 क्या 30% है. 30% का डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है. और ईस्ट में अराउंड 25, ईस्ट वेस्ट में, साउथ में 25, नॉर्थ में इट इज लेस देन 25 एंड सेंट्रल में भी इट इज लेस देन 25. Diabetic retinopathy is the leading cause of vision loss in adult age 25 to 65, as मैंने अभी बताया आपको. So this is pathophysiology, as you know. This the main thing is due to the blood vessel parasite का loss की वजह से होता है. Blood vessel जो so they start bleeding, then they develop macular edema, heart accident हो जाता है, microaneurysm होता है. इश्केमिया की वजह से हम लोग विट्रस हेमरेज होता है, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, सो नियोवास्कुलर ग्लाइकोमा हो सकता है. सिम्टम्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेज में आपको सिम्टम्स कुछ भी ना रहा हो, और फिर भी कि ब्लर्ड विजन हो सकता है. फ्लोटर्स बोले तो आपको ये जो विजुअल एक्सिस में कुछ काला काला मुंह होते दिखेगा, उसको हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं. फ्लक्चुएटिंग विजन, कभी अच्छा दिखता है, कभी मुझे ब्लर हो जाता है डॉक्टर. इसके वजह की मतलब है कि आपका फ्लक्चुएटिंग शुगर की वजह से लेंस स्वेल हो जाता है, तब आपको विजन में फ्लक्चुएट हो जाना शुरू होता है. कभी अच्छा दिखता है, कभी अच्छा नहीं दिखता है, कि ब्लर हो जाता है. रेगुलर में आपका ग्लासेस चेंज करना पड़ता है. ये सब सिम्टम्स होता है कि डायबिटिक चेंजेस आपको आई में शुरू हुआ है. सो अगर डार्क एरिया, जैसे कि ये दूसरा पिक्चर, नीचे वाला पिक्चर में जो आपको एक picture में you can see the dark patch, even this is the early symptoms, not early. Impaired in color vision, partial or total loss of vision, these are all the symptoms जो होता है. आप लोग पूछ सकते हैं कि अरे why should I get a dilate exam, drops मेरा pupil dilate करा के क्यों एग्जामिन करना चाहिए. So diabetic retinopathy and other diabetic eye disease have no warning sign. जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ warning sign नहीं रहता है कि जैसे हमेशा redness हो या pain है, तो usually people come and visit the ophthalmologist. इसमें कुछ भी एक ऐसा sign नहीं रहता है कि
मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो अंदर के अंदर प्रॉब्लम होते जाते रहता है कि हमें पता नहीं चलता है. A dilate eye examination allow our eye care professional to see early signs in the disease and help you before your vision is affected. जैसा आपकी साल में एक बार, depending upon the severity of your diabetic retinopathy or severity of your, age of the diabetes, साल में एक बार एटलीस्ट मिनिमम आप चेकअप कराए तो हम डायलेट करके हम देख लेते हैं कि अगर कुछ अर्ली साइंस है तो हम लोग वही टाइम पे कुछ उसको इलाज कर दिया तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोग्रेस होने का चांसेस बहुत कम है. इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आप डायबिटिक डायलेट करके अपना आई चेकअप कराइए. In many cases, it is impossible to reverse the damage that diabetic eye disease can cause. जैसे मैंने अभी बताया कि it is almost impossible. वो स्टेज में अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते. इसके लिए हम बता रहे हैं बार-बार, I am stressing on this point that get your eyes checked, get your eyes checked, get your eyes checked. तो उसमें क्या क्या तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक है, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है कि वहाँ पे हमारा ऑप्टिक डिस्क में वेजल्स के नियो वेजल्स कितना है, लेस देन 1/3 है, मोर देन 1/3, और नियो वेजल्स एल्सवेयर जो हम लोग बोलते हैं अदर देन डिस्क उसमें कितना है, हाफ है, उससे ज्यादा है. ये सब अकॉर्डिंग टू ऑल दिस हार्ड एक्सीडेंट है, hemorrhages है, ये सब depending upon all this we classify it's mild, high risk या advanced diabetic eye disease. और उसकी तरफ से ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए. ट्रीटमेंट अगर माइल्ड में है तो हम लोग देख सकते हैं कि यार ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो we can wait, we can see, we can ask the patient to come in regular interval like once in 3 months या once in 6 months, if up to once in 2 months भी हम लोग करते हैं. अगर हाई रिस्क में है तो लेजर फोटोकोएगुलेशन हम लोग लेजर थेरेपी जो बोलते हैं वो करते हैं. एंटी वेजेफ इंजेक्शन जो देता है वेस्टिन, लुसेंटिस, ऐसे इंजेक्शंस भी है. डिपेंड पार्स देना, विट्रेक्टमी करना है या ये सब डिपेंड अपॉन द कंडीशन वी डिसाइड. So this is again one more classification. It's mostly for ophthalmologists कि डायबिटिक मैकुलर एडिमा है या नहीं है. अगर डायबिटिक एडिमा है तो या माइल्ड है या मॉडरेट है, सीवियर, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस कंडीशन वी ट्रीट द पेशेंट कि उसमें मतलब जैसे मैंने बताया आपको वेट करना है या इंजेक्शन देना है, लेजर करना या दोनों इंजेक्शन एंड लेजर करना या देन विट्रेक्टमी करना. ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशन. दिस इज अगेन ए क्रॉस सेक्शन पिक्चर है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेटिना का क्रॉस सेक्शन है. ये एक वेजल में अबनॉर्मल ब्लड वेजल्स यूजुअली तो इस्कीमिया हो गए तो अबनॉर्मल ब्लड वेजल्स आ जाता है. वो लोग अबनॉर्मल ब्लड वेजल्स बहुत फ्रेजाइल होता है, इसकी वजह से क्या होता है दे स्टार्ट ब्लीडिंग एंड देन वी गेट रेटिनल हेमरेज और विट्रियस हेमरेजेस. जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल फंडस जो है, नॉर्मल फंडस पिक्चर है. यहाँ आप ऑप्टिक डिस्क देख सकते हैं कि इट इज पिंक एंड ऑल द वेजल्स आर हेल्दी. यू कैन सी द मैकुलर रिफ्लेक्स, फोवियल रिफ्लेक्स भी अच्छा है. So this is the normal retina. So mild NPDR में क्या होता है, you can see, I don't think in zoom we can see. So this is my microaneurysms. तो just mild changes शुरू हो जाता है. So moderate में you can see this exudates भी है और sonerism और ये सब ज्यादा हो गया. Same thing it worsen, you can see that hard exudates are too much and you can see new vessels. This is in severe NPDR. This is the picture I am showing. तो proliferative diabetic retinopathy में ये proliferation ज़्यादा हो गया. You can see the new vessels. You can see that disc में vessels हो गया. You can see the foveal contour is lost. You cannot see the foveal reflex. So all this are the signs of proliferative diabetic retinopathy. So vitreous hemorrhage जैसा मैंने आपको बताया अभी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is a cross section study. I mean picture here it shows the new vessels जो आ गए, they are very fragile. वो लीक होके हमको vitreous hemorrhage या retinal hemorrhage हो जाता है. So this is again the picture of vitreous hemorrhage. Vitreous hemorrhage में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो blood collect हो गया है vitreous में. ये
So this is a big vitreous hemorrhage where we are not able to see anything. आपको fundus नहीं दिख रहा है. So second picture में this is the fundus picture actually. तो हम लोग अगर 20D देखें तो हमको you cannot see any detail of the retina, so we'll suspect that vitreous hemorrhage है. उसके बाद में जो होता है the tractional retinal detachment. रेटिना जो फाइब्रस बैंड होता है वो पुल होने के बाद हमारा रेटिना जो है वो ट्रैक्शनल डिटैचमेंट हो जाता है. So these are all the late complications of diabetic retinopathy, late stages of diabetic retinopathy. Diabetic macular edema, जैसे मैंने बताया कि depending upon the macular edema also we plan what how to treat. यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा exudates है, hard exudates है. You can see, as I said again, you can see here, this is the edema where foveal reflex is lost. This is pictures of diabetic macular edema. So this is the late complications where we see the rubeosis iridis, what we call as, see this iris vessels, the new vessels on the iris. You can see the pupil is averted. So these are all almost, the pressure will be high in this. From here they develop glaucoma. It's almost like uncontrolled stage and where we'll not be able to do much. So इसकी वजह से मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आपको regular examination is a must. So investigation क्या क्या होता है उसमें, diabetic retinopathy जैसे उसमें सब history ये सब मिला के will come to a conclusion, history, examination, वो सब dilate examination या कुछ scannings वो सब करने के बाद. So diabetic retinopathy is the best diagnosed with a comprehensive dilated eye examination, as I said. So इसमें क्या करते हैं हम लोग, abnormal blood vessels है या कुछ retina में swelling है या कुछ hard exudates है, कहाँ है, उसका blood vessels का shape कैसा है, ये सब देख के अगर कुछ retinal detachment हुआ है, so optic nerve में कुछ है, optic nerve में कुछ new vessels आ गया या optic nerve में atrophic changes हो रहा है या glaucoma का changes हो रहा है, ये सब देखने के बाद we'll just have an idea what all investigation to be done. So dilated examination is a must. So this is next investigation where usually we'll be doing an OCT. This is a normal OCT, optical coherence tomography, what we call. So this is the normal. So this is the fovea. You can see the retina. You can see also this is the vitreous. So again, इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला image जो है वो normal है. यहाँ you can see the cystoid space. This is cystoid macular edema. ये देखिए retina पहला image में आप ऐसा होना चाहिए flat. You can see it is raised. This is the cystoid macular edema कि यहाँ पे जम गया. और ये tractional band है. अगर ये tractional band जो मैंने अभी बताया कि a band starts pulling the retina, तो as the retina is very sensitive layer, वो retinal detachment होना शुरू हो जाता है. The image just provides cross section of the images of the retina that shows the thickening of the retina, which will help determine whether fluid has leaked into the retinal tissue. Later, OCT examination can be used to monitor. So every year we may take a OCT, then we'll see how it was in the previous, whether the leak has increased or it has decreased. So it is one of the tool where we check the diabetic retinopathy status. This is again about the OCT classification. Diffuse retinal thickening है, कि extra macular edema है, posterior attraction है, tractional retinal detachment है. So all this you can see that. You can see this pockets here, the dark areas. Again, this is the cystoid macular edema. See, there is a tractional bands. It's almost a tractional retinal detachment. It's pulling. Role of ECT, as I told you, patient selection with diabetic mellitus who can benefit from treatment. इसमें हम लोग जैसे मैंने बताया कि OCT in TME के देखते हैं कि क्या है identification, what treatment is indicated, treatment के बाद उसका कैसा है, बाद में again we'll repeat scan and see whether it has regressed या नहीं तो और एक injection देना. All this thing depending upon the OCT changes. FFA, fundus fluorescein angiography, where we injected dye, हाथ में हम लोग dye inject करते हैं, बाद में it takes some time to come to the retina, then we take these pictures, then we'll see whether उसमें leak है, क्या हो रहा है. तो the पहला picture तो आप देख सकते हैं कि this is the normal one. Here you can see that in second picture you can see the leaks, everything.
So depending upon where is the leak, then also we can start treatment. This is one more where we do B scan, we call this as. So here this is a normal. Here you can see the lens here. This is the capsule. This is the lens. This is the vitreous cavity, and this the retina. As I said, this is the back portion of the eye. This is the retina. You can see the shadow of the optic nerve. Here you can see the detachment. This cup shape. Here this is the lens. Oh, retinal detachment. When the fundus is not visible, or when we are not able to take a OCT picture also, we do a B scan and see कि उसमें retinal detachment हुआ है, a vitreous hemorrhage है. So that is also an important diagnostic tool what we use. Treatment of diabetic retinopathy. Treatment strategies are effective in 90% of cases to prevent the severe visual loss. Most important factor in medical management of diabetic retinopathy is good glycemic control. As I told, तो आपका diabetic level control में रखना चाहिए आपको, which is associated with reduced risk of newly diagnosed retinopathy and of progression of existing retinopathy. Diabetes control and complication trial, इसमें जो होता है proliferative diabetic retinopathy study में जो पहले वाला काम है कि हम हमारा शुगर लेवल मेंटेन करें, मतलब नॉर्मल में रखें. तो हाइपरटेंशन में भी हम कंट्रोल में रखना चाहिए. लिपिड हाइपरलिपिडी में तो उसमें भी कंट्रोल में रखना चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइज इज अ मस्ट एज इन एनी ऑफ द डायबिटिक, नॉट ओनली इन डायबिटिक, कि हर इंसान को रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है. इसमें इफ यू सी दिस पिरामिड ऑफ द डाइट रेजिम, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ट्रीटमेंट and insulin monitoring is sub. All this is not a one thing where just give a pill, like if you have a fever, आपको एक पैरासिटामोल दे दिया कि फीवर कम हो गया. This is a chronic disease. इसमें तो आपको हर एक एरिया में ध्यान रखना चाहिए. You have to be very careful, not neglect diabetic. Treatment options. As I said, treatment हमारा treatment option लेजर थेरेपी है. एंटी-VEGF इंजेक्शंस दो हम आंख में देते हैं कि विट्रियस कैविटी में, लाइक एवास्टिन देते हैं, बिप्लिजमैब देते हैं, रेनिजिमैब देते हैं. या इंट्राविट्रल स्टेरॉइड देना चाहिए, IVTA. नहीं तो either we have to combine injection, laser and injection, और the implant जो है Rosarix सर्जरी या विट्रेक्टमी करना है. All this. So this is non-proliferative diabetic retinopathy. अगर ज्यादा symptoms नहीं है तो हम लोग वेट करेंगे, पेशेंट को फ्रीक्वेंटली बुलाएंगे. अगर कुछ डायबिटिक चेंजेस नहीं है तो we ask them to come once in a year, नहीं तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम बुलाएंगे. तो proliferative diabetic retinopathy में as I said देखेंगे लेजर, एंटी-VEGF विट्रेक्टमी करना है, या एंटी-VEGF कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स इंजेक्शन देना है, या विट्रेक्टमी करना है. सो लेजर ट्रीटमेंट. लेजर ट्रीटमेंट में हम लोग दो तीन बार आप पेशेंट को बुलाएंगे, दो तीन सिटिंग में हम लेजर करेंगे. यू कैन सी द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. दिस इज द लेजर स्कार्स. तो लेजर में लाइक during the procedure, the area of the retina away from the macula are treated with laser burns. The burn causes the abnormal new vessels to shrink and they form a scar tissue. As I said, ये दो तीन sittings में हमारा OPD में ये करते हैं. We don't need any admission for this treatment. Yes, this is the fundus picture where you can see these are all the laser spot we give away from the fovea. All this, so we check the new vessels so that we'll see that there is no new vessels and no further bleeding. Yes, this is the picture where we can see the injection. This is as I said, Avastin injection or any injections what we give, anti-VEGF injections. This medication called vascular endothelial growth factor and VEGF, जैसा मैं बता रहा था, anti-VEGF जो होता है, may help to stop growth of new blood vessels by blocking the effect of growth signals which body sends to the general blood vessels, generate new blood vessels. So ये सिग्नल की वजह से रिग्रेस होता है न्यू वेसल्स. अगेन जैसे मैंने बताया कि हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी स्टैंड अलोन सिर्फ इंजेक्शन देना चाहिए या लेजर के साथ इंजेक्शन देना चाहिए
ये इंजेक्शन कितना बार देना चाहिए, ये सब डिपेंड्स अपॉन the severity and how the patient is responding. In meantime, it again depends upon how well the diabetic is controlled. Steroid injections भी हम लोग देते हैं, and so this is the implant where we keep for longer duration of action. जो implant जो हम लोग inject करते हैं, this is Ozurdex injection हम देते हैं. This it is just like an implant, so वो slow release करता है. This is vitrectomy surgery जो आप ये यहाँ देख सकते हैं. This is the probe, this is the light source. यहाँ पे ये इसमें vitrectomy, we are removing the hemorrhage or the vitreous tissue. यहाँ this is the picture. Here you can see the ports. हम लोग जो ports डालते हैं, 3 ports डालते हैं, उसमें एक light source रहता है. One will be doing vitrectomy. Even after treatment for diabetic retinopathy, you will need regular eye exams. At some point, additional treatment may be recommended. जैसे अभी मैंने बताया कि एक ट्रीटमेंट हो गया, चलो मेरा रेटिनोपैथी गया. No, it is not that. हाँ, ट्रीटमेंट होने के बाद भी अगर आपको लेजर हो या इंजेक्शन हो या विट्रेक्टमी हो, आप फ्रीक्वेंटली आपको डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलता रहना चाहिए, डायलेट एग्जाम कराते रहना चाहिए. Then only we have to do all this. As I said that pyramid में आपने दिखाया कि आपका डायट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, रेगुलर डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना. All these are very very important things you are supposed to do. जैसा मैंने बताया 90% ऑफ द डायबिटिक चेंजेस आप लोग आई में जो होता है आप प्रिवेंट कर सकते हैं. ऑल द फैक्टर्स में अभी जो आपको बताया वो सब करने से, आपके ट्रीटमेंट रेगुलर डायबिटिक ट्रीटमेंट कराने से और आई एग्जामिनेशन करने में से आप 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आप प्रिवेंट कर सकते हैं. सो यू कैन जस्ट थिंक कि जस्ट विद एन आई एग्जामिनेशन you can prevent so many complications या so many problems which occurs due to diabetic retinopathy. जैसे मैंने अभी बताया कि how often आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि मैं कब जाऊं, कितना टाइम जाना चाहिए. टाइप 1 टाइप 2 में अगर आपको टाइप 1 में 3 to 5 years का डायग्नोसिस हो गया, आपका डायग्नोस्टिक हिस्ट्री है 3 to 5 years है ईयरली विथ नो सिम्टम्स, आई मीन टू से टाइप 2 में at the time of diagnosis ईयरली जाना चाहिए. प्रायर टू प्रेगनेंसी टाइप 1 या टाइप 2 उसमें भी आपको ईयरली जाना चाहिए, once in 3 months. कॉम्प्लिकेशंस को कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय अर्ली इंस्टॉलेशन ऑफ appropriate ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको. दिस रिक्वायर्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इन इट्स एसिम्प्टोमेटिक ट्रीटेबल कंडीशन. तो कॉम्प्लिकेशन आपको प्रिवेंट करना है तो आपको जब सिम्टम नहीं रहता है, मतलब आपको कुछ आंख का सिम्टम्स नहीं आया है, फिर भी आप डॉक्टर्स जाके मिलके जो ट्रीटेबल कंडीशंस है वही टाइम पे अगर आप आपका ट्रीटमेंट कराएंगे तभी आप कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं. रूटीन फंडस एग्जामिनेशन कराना चाहिए which is a cost. Almost we do at least in my hospital we do free. अगर आपको रजिस्ट्रेशन हो गया तो डायबिटिक पेशेंट भी, सब पेशेंट को हम लोग डायरेक्ट करके देखते हैं, उसको आप पेशेंट को तो कुछ खर्चा नहीं लगता है. तो you can get this test done in, I think most of the places they do the same thing. अब आपके लेवल में भी अब फंडस, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटोलॉजिस्ट जो है, अगर एक फंडस कैमरा आप रखेंगे तो आप फंडस पिक्चर वहीं से लेके अगर कुछ चेंजेस है आप जब रेफर करना चाहिए. वेरी सिंपल थिंग व्हाट आई यूजुअली सजेस्ट इन माय बैक होम इज हैव अ स्नेलन चार्ट. उसमें एक चार्ट जो आता है, सो चार्ट यू कैन जस्ट हैव इट इन योर क्लिनिक. आपको पेशेंट्स को एक बार जैसा आपके रूटीन आप उसका आपका विजन भी चेक करा सकते हैं वहाँ पे. अगर विजन में कुछ कमी है पेशेंट तभी उनको पता चल जाएगा कि यस, यूजुअली क्या होता है, व्हाटएवर वी थिंक वी आर सीइंग, मुझे क्या दिख रहा है वही नॉर्मल है. यूजुअली वैसा एवरी इंडिविजुअल विल थिंक. उनको कि पता नहीं चलता है कि जो मुझे दिख रहा है या कम दिख रहा है कि नहीं. इसकी वजह से अगर डॉक्टर्स आपने स्नेल चार्ट एक लगा दिया, आपने वही आपको दिखा सकता है कि देखो भाई आपका विजन कम है. इसकी वजह से आप जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलके एक एग्जामिन कराइए. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग आई थिंक व्हिच all of us should practice.
As I said, take home message is one, diabetic retinopathy is preventable through strict glycemic control and annual diabetic eye examination by an ophthalmologist. तो अलोन या डायबिटोलॉजिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकते, जितना कि जैसे आपका मतलब डायबिटल पेशेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें वेरी 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 उनको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. मस्ट लीव राइट, सेव साइट. दिस इज व्हाट आई कैन से. Thank you. I thank one and all for giving me this opportunity to present. Thank you. Thank you, Dr. Rajesh. Can you unshare your slide? One second. Okay. No, it is still on the sharing mode here. Yeah, I'll come to this Zoom now. One second, please. I'm not getting that. Stop share. Okay. Okay. ओके तो मित्रों, आपने देखा कि डॉक्टर राजेश ने बहुत ही सीमित समय में एक बहुत ही गहन विषय को विस्तार पूर्वक आपके सामने रखा, जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा. एक तो आपकी आंखों की जो सामान्य देखभाल होनी चाहिए उसको, और फिर डायबिटीज में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. तो एज ए टेक होम मैसेज कुछ चीजों को मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहूंगा. पहली चीज तो ये कि अगर हम जनरल देखभाल पे आ जाए तो आपने एक बताया 20-20-20 का रूल. इसको आप आईपीएल समझ लीजिए, इंटरमिटेंट प्रोटेक्शन लीग. आपको अपने आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरमिटेंट कुछ करना है. क्या करना है? 20 मिनट के काम करने के बाद आपको 20 सेकंड के लिए उस कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से अपने नजर को हटा करके और 20 मीटर दूर किसी चीज पे केंद्रित कर देना है 20 सेकंड के लिए. इससे आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी आंखों की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, आंखों में थकान नहीं लगेगा, आंखों में ड्राइनेस नहीं होगा, आपको सरदर्द नहीं होगा. दूसरा उन्होंने बताया कि जब भी इस तरह की डिवाइस का आप प्रयोग करें तो एक आपका पोस्चर बहुत सही होना जरूरी है. अगर पोस्चर में गड़बड़ी है, आप बिस्तर में लेट करके आड़े तिरछे आप कोई काम कर रहे हैं, टेबल कुर्सी का आपका हाइट ठीक नहीं है, तो कुछ समय के पश्चात आपको कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी समस्याएं भी आने लगेंगी. तो दूसरी चीज ये कि आपका अगर वर्क प्लेस पे अगर आप इस तरह की डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो अपने टेबल की हाइट, लैपटॉप की हाइट अपने आंखों के समकक्ष रखें, जिससे कि आपको गर्दन झुका के देर तक काम न करना पड़े, और बिस्तर में लेट करके आप ये सब काम जहां तक हो सके अवॉइड करें. तीसरी चीज उन्होंने बताई कि ये जितने भी इस तरह के स्क्रीन वाले डिवाइसेस हैं वो ब्लू लाइट एमिट करते हैं, और आजकल जितने भी एडवांस्ड नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, इवन लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी एक फीचर रहता है. अगर आप कभी उसके सेटिंग्स में जाके देखिए, टर्न ब्लू लाइट ऑन. आप उसको जब ऑन कर देते हैं तो ब्लू लाइट फीचर जब ऑन हो जाता है तो वो ब्लू लाइट को फिल्टर कर देता है, आपकी आंखों तक ब्लू लाइट को नहीं पहुंचने देता, काफी हद तक वहीं कट डाउन कर देता है आपके स्क्रीन पर ही. तो आप अपने मोबाइल में अगर ये फीचर है तो उसको आप एनेबल कर लें, और एनेबल करने से काफी हद तक ब्लू लाइट की समस्या आपकी कम हो जाएगी. लेकिन ब्लू लाइट आपकी सेहत के लिए भी बहुत आवश्यक है. क्यों? क्योंकि जब अगर आप सूर्य आधारित जीवन जीते हैं, आप सूरज के निकलने के साथ ही उठते हैं, सूरज डूबने के साथ सोते हैं, तो ये जो सूरज से हमें ब्लू लाइट मिलती है सुबह सुबह, ये हमारे चेतनता को, हमारे अलर्टनेस को, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मदद पहुंचाता है. हमारे शरीर के अंदर जो एक साइकिल होता है जिसको हम सर्केडियन साइकिल कहते हैं, क्लॉक साइकिल होता है, हमारे बदन में भी एक घड़ी बनी हुई है, वो घड़ी रोज अपने आप को सूर्य से रीसेट करती है. तो जब आप, इसके लिए ब्लू लाइट बहुत जरूरी होता है. लेकिन वो उसके विपरीत जब आप रात में ब्लू लाइट वाले डिवाइस पे देर तक काम करते हैं तो ये ब्लू लाइट जिस समय नहीं चाहिए उस समय जब रेटिना पे पहुंचता है, रेटिना के माध्यम से मस्तिष्क के उस हिस्से को पहुंचता है जहां क्लॉक बना हुआ है मस्तिष्क का, तो वो जो है हमारे इस साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है. और जब साइकिल डिस्टर्ब होता है तो जीवन, शरीर की हर प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है. उससे डायबिटीज भी होता है, मोटापा भी होता है, सब सारी समस्याएं आती हैं.
तो एक तो रात में देर तक आप इस डिवाइस के प्रयोग से बचें, दिन में करें, जैसा कि मैं डॉक्टर साहब की बातों से समझ पाया। दूसरा, अगर हम डायबिटीज पे आ जाए तो कई बार जब मैं भी जैसे अपने मरीज को कहता हूँ कि आंख के डॉक्टर से एक बार आपको विधिवत चेकअप कराने की आवश्यकता है, तो मरीज ये कहता है साहब अभी तो मैंने चेकअप कराया था, रिपोर्ट मांगी है तो कहते कोई रिपोर्ट नहीं है साहब हमारे पास। कहाँ चेकअप कराया था? वो नजदीक के एक चश्मे की दुकान पे गए थे और वहां पर सिर्फ पावर चेक करा लिया था। ज्यादातर अधिकांश लोग आंख चेकअप का मतलब समझते हैं पावर का चेकअप कराना, कि आंख का पावर चेक करा लिया, हम लेंस अपना चेंज करा लिया, मेरे आंख का चेकअप हो गया। नहीं, आंख का चेकअप ये नहीं है। आंख का चेकअप है कि आपके आंख का पावर तो चेक होगा ही, आपके आंख की रेटिना की विधिवत जो है परीक्षण होगा, आपके पुतली को फैला करके आपके रेटिना को देखा जाएगा, और जितने भी अच्छे अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उन सब के पास रेटिनल कैमरा होता है, फंडल कैमरा होता है। तो ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ देखा और वो जो उन्होंने देखा उसको पर्चे पे अपनी भाषा में लिख दिया। उसकी जगह पर अब जो जितने भी अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो आंख के पर्दे का एक फोटो लेते हैं, उस फोटो को अपने यहाँ भी रिकॉर्ड में रखते हैं और उसकी एक फोटो, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आपके रिकॉर्ड में भी डाल देते हैं, जिससे कि भविष्य में जब कभी आपका दोबारा आंख के कैमरे का से फोटो लिया जाएगा तो पुराने फोटो से उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके कि आपकी चीज वहीं रुकी हुई है, बढ़ तो नहीं रही है, आगे हमें क्या करना है। इसलिए आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो ये अवश्य देखें कि आपके आंख के रेटिना का फोटो लिया गया है कि नहीं लिया गया तो आप इंसिस्ट करें साहब हमारे आंख के रेटिना का फोटो भी आप ले लीजिए और उसको हमारे रिकॉर्ड में आप रखिए। ये आपको जानना चाहिए और इसकी डिमांड करनी चाहिए। तीसरी चीज, आंख के प्रेशर का भी नापना बहुत जरूरी है। हमारे आंख का जो आकार है वो गोल होता है, वो गोल इस वजह से होता है क्योंकि हमारे आंख के अंदर दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर, एक विट्रियस ह्यूमर, और ये आंख के अंदर एक दबाव देते हैं। इस दबाव से हमारे आंख का शेप गोल बना रहता है। लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ जाए, जिसको कि हम फिर ग्लूकोमा कहते हैं, तो भी आंख की रोशनी में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए भी जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं, आंख का भी प्रेशर नापा जाता है। तो आपके आंख का प्रेशर नापा या नहीं नापा, ये भी आप अपने आंख के चिकित्सक से पूछिए कि साहब हमारे आंख का प्रेशर आपने नापा है कि नहीं, नापा है तो कितना, उसको भी आप रिकॉर्ड करवाइए। ये चीजें आपको स्वतः अगर नहीं हो रहा तो पूछना, अब पूछना आपका हक है। आपसे डॉक्टर से बात करना, अपनी बातों को रखना, उससे चीजों को पूछना आपका हक बनता है। आप इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, आप अवश्य उनसे पूछें। दूसरी चीज ये है कि आंख के पर्दे में शुरुआती अवस्था में जो गड़बड़ियां आती है, अगर आपका शुगर अच्छा कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं है, आपका लिपिड अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो ये शुरुआती जो दिक्कतें आती हैं, अगर वो आंख के किसी ऐसे पर्दे के हिस्से पे जहां से आपकी दृष्टि बाधित नहीं होती, तो लंबे समय तक आपको देखने में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। लेकिन वो जो डॉक्टर साहब ने आपको दिखाया मैकुला वाला हिस्सा, जिसका उन्होंने ओसीटी का आपको चित्र भी दिखाया कि जब उसमें सूजन हो जाता है, वो फूल जाता है, तो आंख की रोशनी एकदम से गिरती है। तो उसके इर्द गिर्द अगर आंख के जो रेटिना की रक्त कोशिकाएं, वो नलिकाएं हैं, रेटिनल वेसल्स हैं, उनमें अगर ब्लीडिंग हो गई तो आपकी आंख की रोशनी एकदम से चली जाएगी। लेकिन अगर उससे दूर हट के अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो लंबे समय तक आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आप इस बात का इंतजार ना करें कि आपने सिर्फ चश्मा जांच करा लिया, आपको ठीक दिख रहा है तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके रेटिना का एग्जामिनेशन होना परम आवश्यक है। कब होना चाहिए? टाइप 1 डायबिटिक में तो जैसे ही बीमारी होती है, महीने 2 महीने के अंदर बीमारी पकड़ में आ जाती है। इसलिए उनमें अमूमन 5 साल के बाद हम लोग एडवाइस करते हैं कि अब आप अपने रेटिना का एग्जामिनेशन कराइए। लेकिन टाइप 2 जो मधुमेह रोगी होते हैं उनमें तो 5 साल, 7 साल, 8 साल तक रोगी को पता ही नहीं रहता कि मुझे डायबिटीज है। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज में जैसे ही पता चले कि आपको डायबिटीज है, सर्वप्रथम एक आंख के रेटिना का एग्जामिनेशन आवश्यक होता है, वो होना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर नापना है, आंख के रेटिना का एग्जामिनेशन होना है, पैर की जांच होनी है, हृदय का एक जांच होना है। ये सब बेसिक जांच है जो डायबिटीज पता चलते ही हो जानी चाहिए। उसके बाद आपके रेटिना की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से फिर आपका जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है वो ये तय करेगा कि आपको साल भर में एक बार अपना रेटिना दिखाना है, 6 महीने पे दिखाना है, 3 महीने पे दिखाना, फिर ये उसके अपने ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या आपके लिए उचित समझता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, अच्छा तीसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताया कि लक्षण क्या होंगे, एक तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई कि आपका पावर बार बार बदलेगा। पावर बार बार क्यों बदलेगा? क्योंकि आपका शुगर अच्छा कंट्रोल नहीं है। कभी बहुत अच्छा कंट्रोल है तो लेंस पचक जाएगा, शुगर नहीं कंट्रोल है, लेंस के अंदर भी शुगर की मात्रा ज्यादा है तो लेंस ज्यादा पानी अपने अंदर ले लेगा, तो लेंस फूल जाएगा, ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, उसका पावर बढ़ जाएगा, उसका डायप्टर बढ़ जाएगा, तो आपके की रोशनी भी फ्लक्चुएट करेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको ठीक से नहीं दिख रहा और आपको नए चश्मे की जरूरत है
तो चश्मा तभी बनवाइए जब आपका शुगर उचित कंट्रोल में आ जाए। बड़े शुगर पे आप चश्मा बनवाएंगे तो जैसे ही शुगर कंट्रोल में आएगा आपका वो चश्मा बेकार हो जाएगा, आपका पावर चेंज हो चुका होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की बात है। तो अब इसके साथ मैं ये ओपन फोरम कर रहा हूँ 15-20 मिनट के लिए। आप लोग जिनको कुछ अपने प्रश्न पूछने हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं आपकी, और डॉक्टर साहब अगर आप भी इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे तो आप जोड़ें। लोग अनम्यूट करके अपनी बात को रखें, अपने प्रश्न को पूछें। Dr. Rajiv, thank you for an excellent presentation. Thank you. I would like to ask about 2 to 3 questions. वैसे तो डॉक्टर आलोक ने सारा समराइज कर दिया है। पहला आपने बताया कि यू हैव टोल्ड कि बच्चों का आजकल जो व्यूइंग टाइम और स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर ऑनलाइन and the myopic content of the eyes are increasing very fast. So what apart from Dr. Alok has said should be taken into consideration for kids not to become more and more myopic? How can we do that? This is the first question. Second question मेरा ये है, जो आपने बोला था कि to keep a retinal camera, is it feasible to keep a retinal camera in a diabetologist in a OPD setup, not having an ophthalmologist, just कि अपने patient का हम record रख सकते हैं, and what will be the feasibility and viability of that? Okay, thank you. It's a very good question. The first thing, myopia, जैसे आपने बताया कि जैसा कंट्रोल कर सकते हैं हमारा किड में, डेफिनेटली नो, तो सबका ऑनलाइन क्लासेस हो गए तो दे कैन नॉट स्टॉप इट। तो आई एक्सरसाइज, रेगुलर आई एक्सरसाइज वो लोग कर सकते हैं कि हम लोग पेंसिल पुशअप जो बोलते हैं, तो होल्ड अ पेंसिल, जैसे कि पेंसिल टिप को आप देखिए, बाद में जस्ट कम क्लोजर टू योर आई, देन होल्ड इट while for a second and then go back. This exercise if they do, and then they just move their eyes to all the extremes. These are the exercises which can they do. For some extent, definitely it will prevent progression of the myopia. And so there are a lot of factors associated with this. These are what I can say, little where we can modifiable factors जो हम कह सकते हैं, तो then eat green leafy vegetable. अगर आप नॉन वेज खाते हो तो we can have नॉन वेज and regular good healthy food you take. जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन जो बताया, yes, one thing is affordability. It's a little expensive machine, I think, with maybe around now there are some handheld machines also have come. The range between 4 to 5 lakhs. So yes, it is, as you said, financially, if it is feasible, it's okay. Otherwise, as you said, without an ophthalmologist, yes, you can have it. You can just have a trained technician. Even in our setups, they do, technician only will do the job, where you can dilate the patient and just focus and click. You can do that. You can do that. Only financial things will be little considered. Dr. Ashish, I would like to add 2 points. I am having a non-mediatric fundal camera. Yeah, no, non-mediatric is also available. Forus camera. It is roughly costing about 3.5 lakhs. And for screening purpose, it is very good. Many of the patients I detect with hard exudates, with clay hemorrhages, and then I timely refer it to the ophthalmologist. So, and you have also got a record with yourself also. So that is affordability and feasibility that will depend upon the number of patients you are catering and your own financial status. But it is a good thing to have in your clinic. We are running a diabetic clinic. Number 2, regarding the myopia and all that, what I will suggest is that to the children and all those who don't have even the power to use plain glasses with blue capture or Blu-ray cut coating while using all these devices. Blue cut lenses they call. Blue cut lenses are all there in the market with Blu-ray coating. And if you are using these devices very long for a long time, even if you can give to your children also, आप अपने बच्चों को दे दीजिए प्लेन चश्मा दीजिए जिसमें Blu-ray coating लगी हो, जिससे कि उनको जो Blu-ray का एक्सपोजर कम से कम. One more thing, can I add to that, sir? Yeah, why not, sir? Okay. Blue cut lenses may again, like, see, there are so many commercial aspects have come into play now. Some of the online, there are 2 types of Blu-rays, like one is harmful and one is useful. Yeah. So
पूरा ब्लू लाइट जो कट करने वाला जो मार्केट में भी मिलता है, सो यू शुड बी केयरफुल, यू शुड गो विद द रेप्यूटेड ब्रांड्स, मल्टीनेशनल ब्रांड्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑनलाइन. आई पर्सनली फील इन सभी ऑनलाइन में क्या होता है, दे वांट द मास. उसमें कभी ब्लू कट लेंसेज में होल यूजफुल एंड नॉन जो यूजलेस ब्लू लाइट होता है वो दोनों कट हो जाता है. सो अगेन it will not serve the purpose. If we go with some reputed company, then definitely one can go for Titan or Carl Zeiss yes, or yes. Zeiss, SLR. SLR. Yes. They are good. So you should just keep that in mind. That's all what I wanted to say. कोई और प्रश्न किसी का? Yeah, Dr. Alok. Yeah, Dr. Bhuvnesh. My compliments to Dr. Rajesh first, and to Thank you, you sir. also for explaining the things so well. I think you are doing a human service by doing this, and I was so pleased to know that you have got non-myotic camera and detecting the cases at the early stages without even, they're going to ophthalmologist. My question was that can yoga and Ayurveda play some role in preventing the eye complications of diabetes? Can we combine these technologies or techniques in yoga and Ayurveda with our system of management of care, system of care, and do something about the prevention of the complications, diabetic complications? And of course, because there are a lot of things which are there and you are aware of these. So that was one question. Second is let us answer the first question, then we take the second. Okay. Because the first question is also very lengthy one. Dr. Rajesh, आप आंसर देना चाहेंगे इसका? Sir, जैसा मैंने आपको बताया, yes, yoga definitely will help because yoga control diabetes. So in turn, it will prevent any diabetic retinopathy chances. And Ayurveda, I don't know much about it, sir. So तो मैं कुछ इसमें जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर भुवनेश जी. योगा से आपका मतलब जहां तक समझता हूँ और आम जनता भी समझती है, वो अष्टांग योग नहीं है जिसमें 8 पक्ष आप लेके साथ चलते हो. योगा से हमारे लिए जनरल मतलब होता है आसन और प्राणायाम. हम योग का इतना ही मतलब निकालते हैं. 8 में से 2 चीज निकाल लेते हैं, बाकी में भूल जाते हैं. यम नियम आसन, बाकी भूल जाते हैं. धारणा ध्यान समाधि ये भूल जाते हैं. सिर्फ आसन और प्राणायाम लेके चलते हैं. चलिए हम आसन और प्राणायाम की बात कर लेते हैं. कोई भी व्यक्ति अगर नियमित आसन लगाता है तो नियमित आसन लगाने से क्या होता है, आपकी जितनी भी मसल्स होती हैं वो सब स्ट्रेच होती हैं, सफल होती हैं. सारे टेंडन्स आपके स्ट्रेच होते हैं. गर्दन का एक्सरसाइज, कंधे का एक्सरसाइज, कमर का एक्सरसाइज, सारे मसल्स का एक्सरसाइज होता है. तो अगर आप सारे मसल्स का एक्सरसाइज नियमित करते हैं आसन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से दिन भर आपने कंप्यूटर पे काम किया है, लेट करके आपने मोबाइल पे काम किया है, तो इस एक्सरसाइज करने से आपके मांसपेशियों को राहत मिलेगी, उनकी मजबूती बढ़ेगी, वो स्ट्रेंथन होंगे और आपको कम से कम दर्द रहेगा और कम से कम परेशानी होगी. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज आयुर्वेद. आयुर्वेद में मैं औषधि से कोई मतलब नहीं रखता. आयुर्वेद का मतलब कैसे एक प्रकृति आधारित अपने भूमंडल से, अपने ब्रह्मांड से जुड़ करके आप अपना एक दिनचर्या सेट करें और उस हिसाब से जीवन जिए, वही आयुर्वेद है. तो आयुर्वेद क्या कहता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुबह उठेंगे, सूरज के दर्शन करेंगे, ब्लू लाइट मिलेगा, आपकी कॉग्निटिव इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, आपकी आई की हेल्थ अच्छी होगी. आप रात को सूरज ढलने के साथ सो जाएंगे तो आपका सर्केडियन रिदम बना रहेगा, आपके बॉडी के सारे क्लॉक अच्छे से काम करेंगे, आप असमय खाएंगे नहीं तो आपको मोटापा नहीं होगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, आपको डायबिटीज बहुत लंबे समय तक नहीं होगा. तो अगर आप दिनचर्या और रात्रिचर्या का आयुर्वेद के दिए नियमों के हिसाब से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा. उसमें कोई दो राय है ही नहीं. मैं औषधि की बात ही नहीं कर रहा. नहीं, मैं औषधि के बारे में बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं औषधि के बारे में कोई बात नहीं कर रहा. मैं तो पहले आप दिनचर्या तो सुधारिए. आप आयुर्वेद में से दिनचर्या गायब कर लेते हैं और सिर्फ औषधि पे और चूर्ण चटनी पे आ जाते हैं. लेकिन किसी से कहिए कि सुबह 5 बजे उठ जाओ तो उस चीज को आप नेग्लेक्ट कर दोगे. हम तो रात सोएंगे 12 बजे, सुबह उठेंगे 11 बजे, लेकिन हमको आयुर्वेदिक दवा खाने से ही लाभ होगा. That is lifestyle. That is lifestyle. I agree. लाइफस्टाइल आप आयुर्वेद का अपनाइए जो आयुर्वेद के दिनचर्या और रात्रिचर्या में दिया गया है. आपको उन औषधियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. और औषधि आप खाते हैं तो खाइए, क्या दिक्कत है. लेकिन पहली चीज क्या है
कि अगर हम आयुर्वेद कर रहे हैं या कोई भी पैथी कर रहे हैं, हमारा शुगर नियमित है या नहीं, ब्लड प्रेशर नियमित है या नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुधा लोग जब इस तरह के नेचुरल पैथी पे जाते हैं तो जांच कराना बंद कर देते हैं। मेरा पॉइंट कुछ और था। मेरा पॉइंट था जो आपको बता रहे हैं, जी। बिल्कुल लाइफ स्टाइल हैज टू चेंज। लाइफ स्टाइल बदलना है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो। हाँ। और रेगुलर एग्जामिनेशन कराना है, ये भी कोई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि आयुर्वेद में हमारे जो काफी सारे दवाइयाँ नहीं कह सकते, उनको आप औषधि कहिए। औषधियाँ जैसे त्रिफला इज वन thing which has been found to be very good for eye care. It has got good effect on eyes. It has got जो इसके ingredients हैं इस औषधि के, and it has been, इसका पानी से जैसे इस्तेमाल करते हैं आंखों को वॉश करने के लिए दिन में 2 बार, और भी इस्तेमाल भी कर लेते हैं खाने के लिए भी। तो ये चीजें अगर हमारे पैथी में, जैसे हमारे सिस्टम में what we are, जैसे आपने बताया you have got that कैमरा, तो अगर हमारे पास कोई और तरीके नहीं है other than doing the fundus examination and then doing the interventions, तो बाकी this can be combined with the other, the pyramid which Dr. Rajesh has shown to all of us. उसके अतिरिक्त हम जो है अपनी कुछ और जो हमारी पुरानी जो सिस्टम्स हैं उनको हम कंबाइन करें विदाउट उसकी कभी कहीं कोई मनाही नहीं की गई है आपको, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप इन चीजों के चक्कर में जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। 99% लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। इतने बुद्धिमान नहीं होते कि अगर मैं ये सब कर रहा हूं तो मैं जो तथाकथित अंग्रेजी दवा उसको बंद ना करूं। एक तो ये दवा भी हिंदी अंग्रेजी में बढ़ चुकी है, तो वो सारी दवाएं अंग्रेजी जो है उसको बंद कर देंगे। गर्मी करती है, इससे दिक्कत होती है। ये बड़ी समस्या है। मैं तो एक मैसेज सबको दूंगा कि आप उचित जीवन शैली जिए, दिनचर्या रात्रिचर्या नियमित करें, उचित भोजन लें, संतुलित भोजन लें। जब आप संतुलित भोजन लेंगे तो त्रिफला हो, चाहे मेथी हो, चाहे हींग हो, कुछ भी आप संतुलित भोजन लेंगे आपको संतुलन में मिलता रहेगा। आपको उसको औषधि के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पड़ती है तो करें, लेकिन अपने मॉडर्न मेडिसिन को कॉम्प्रोमाइज मत करें अपने हिसाब से बिना वो तो that goes without saying कि modern medicine need not be compromised. Bhuvnesh, that goes without saying, but that is not done by 99% of the patients which I have experienced. Okay. They compromise with that. Okay. आपका experience, yes, it has to be taken into consideration. I agree with you on that. डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी ने ज्वाइन किया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। सर्वेश जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लें, कुछ आप अपने कमेंट्स दें। भुवनेश, सर्वेश जी अपना बैचमेट ही है ना जिसने ज्वाइन किया? सर्वेश त्रिपाठी भैया। सर्वेश मैं क्लेम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन सर्वेश भाई ना वो ना लगा है अपना वीडियो। कैलाश जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? वीडियो ऑफ किया हुआ भाई। नो सर, एवरीथिंग इज फाइन सर, थैंक यू। एसपी सिंह साहब, आपकी तरफ से कोई टिप्पणी? वीडियो लिंक तेरा भाई उसका बहुत अच्छा रहा साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुन रहा। चलिए डॉक्टर अभिजीत, एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड? Sir, very informative and very nice presentation. And the initial part, which was the digital eye syndrome, which is a very important thing. And over the last 1 year, we have seen patients in a lot of stress with work from home, especially. So, sir has covered everything very nicely. I think he has summed up everything. Dr. Chabi, thanks for joining from Jabalpur. Any comment from your side? Chabi is a certified diabetologist, diabetes educator and nutritionist at Medanta. Sir, it was a very nice session, and actually, to be very frank, I am also suffering from digital eye syndrome. Since last 1 year, it has been terrible for me, and actually, it's too difficult nowadays. I feel, it is giving a lot of stress to eyes. I don't know which. And I feel एक और point है जो मुझे एक पूछने का लगता है
कि जो हम इतने 9 to 10 आवर्स मास्क पहनते हैं, बिकॉज इन हॉस्पिटल ऑल्सो N95 मास्क भी हमारा रहता है. So, sir, is there any connection with that oxygen deprivation and problem is eyes, a problem in eyes and headache? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि in this 1 year span मैं कम से कम 4 lenses try कर चुकी हूँ of different numbers. Nothing suits me. I don't know. I get strain after every 2 months with a particular number and lot of pain in my eyes. और स्पेशली अब मुझे बहुत ड्रेन फील होता है, लाइक जब मैं सोकर उठती हूँ मॉर्निंग में विद ऑल स्वेल्ड अप आईज. ये सिनेरियो मेरा 1 ईयर से चल रहा है कंसिस्टेंट. सो वेयरिंग ऑफ मास्क कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स और 9 आवर्स का इम्पैक्ट होता है इस पे. अपार्ट फ्रॉम डिजिटल, आई नो कि मेरा डिजिटल एक्सपोजर अभी काफी ज्यादा है जो मैं अभी कम नहीं कर सकती. डॉक्टर राजेश. या उसमें क्या होता है कि यूजुअली वी वेयर मास्क, यू कैन सी ऊपर से वो हवा आते रहता है. इफ द मास्क इज नॉट structurally fit, usually you can see the hot air coming to our eyes, you can experience. So even that definitely will cause dryness, and as you said, dryness होता है, उसके बाद irritation होता है, red होता है, swelling होता है, all this. And if you are wearing a progressive glass or something. No, I'm wearing a normal glass, blue with blue cut lenses. And Okay. अभी तो मैंने अपने specs भी change किए हैं कि वो fog आता नहीं अब glasses पे. Correct. So because it was giving lot of problem और मैं adjust ही नहीं कर पाती थी. मतलब patients देखते देखते I used to 100 times, every time I used to adjust my glass for that because of that fog. Because हमें लिखना continuously you have to write and fog comes in and then it becomes very uncomfortable कि आप उसे adjust करते रहते हो every time. No, the main thing is if the fog is coming, then we should know that the mask we are wearing is not right. That has been changed now. That has been changed from a few As months what now. we do in our OT, we'll put a plaster here so that the air doesn't leak and get fog. So now, as you said, you got an anti-fog, it should not be a problem. But that heat air, I think that causes dryness definitely. And is there any distance at which we should keep our phone or laptop? No. But matters कि अगर हम थोड़ा सा distance में रखेंगे तो that will give less strain on the table. One arm distance should be okay for laptops, and 18-inch should be okay. This near vision, what we keep that regular holding distance for mobile should be okay. As sir was saying, you can switch off that. Switch on the blue. That's switched on. That's switched on. Teardrops are you using, madam? I'm using refresh tears. Yes. Okay. You can use it frequently. There is no problem with that. I have to use it at least once or twice a day. उसके बिना काम ही. No. If you think it is, you can use it hourly also, no problem. Yes, every hour. If you use it, that's not a problem. Don't worry. Oh, you mean to say every hour? You said twice a day. That's why there is no problem. I mean to say there is no problem. If you think there is no problem in using it more frequently. No, definitely not. You can use it once an hour, no issues. Half an hour once, no issues. You can definitely use. Thank you so much, sir. It was a very nice presentation. It was a very nice. Madam. Thank you. सारिका जुड़ी नहीं है क्या गोपाल जी? गोपाल जी, आज सारिका जुड़ी नहीं है हमारे साथ? सारिका मुझे दिख नहीं रही है. सारिका नहीं है. सारिका जुड़ी नहीं है. तो आज कार्यक्रम अब हम और प्रश्न नहीं है तो समाप्त करेंगे. अगले बार हम पहले इतवार को अगले महीने मिलेंगे और अगले मीटिंग में हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में. मतलब वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं लेकिन जिन्हें हमें ग्राम में और किलोग्राम में नहीं खाना होता, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम में लेना होता है. जैसे आयरन है, कैल्शियम है, कैडमियम है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, आयोडीन है. इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे अगली बार स्पीकर के रूप में डॉक्टर अभिजीत गुप्ता.
तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। मैं और निवेदन करूंगा विनय श्रीवास्तव जी से, कृपया आप हमारे स्पीकर को धन्यवाद दें और जितने भी लोग जुड़े हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ये हम लोग इस फोरम पे काफी दिनों से जुड़े हुए रहे और आज के जो स्पीकर ने विशेष रूप से आई पे हम लोगों को जो जानकारी दी, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही महान बच्चों जो डॉक्टर साहब 4 बार पूछ चुके, गोपाल जी सारिका नहीं जुड़ी, हम कहना है तो 4 बार पूछ चुके। ठीक है। तो आज इसके इतने अच्छे, इतने उसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों को इसको जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब ने आज जो हम लोगों को जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर साहब को सो मेनी थैंक्स। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरह से कभी मौका पर डॉक्टर साहब के ये सब विचार सुनने को मिलेंगे। थैंक्स। थैंक यू सर। डॉक्टर सर्वेश, आपका वीडियो ऑन हो चुका है। आपको नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूं। डॉक्टर सर्वेश इज माय बैचमेट, डॉक्टर भुवनेश इज माय बैचमेट, डॉक्टर सर्वेश इज माय बैचमेट, सेटल्ड एट लखनऊ राउंड। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को सर्वेश जी, यू आर म्यूट, अनम्यूट कर लें। कहाँ चले गए? ओके देन वी लाइक टू वाइंड अप। नमस्कार सबको। डॉक्टर राजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। आपको मैं जरूर जोड़ूंगा। थैंक यू डॉक्टर राजेश, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू डॉक्टर राजेश।